हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी जुडिशरी के जीएस पेपर में जो 9 न्यू माइनर एक्ट जोड़े गए थे उनमें हम आप सभी के लिए सबसे पहले लेकर आए थे देश प्रसिद्ध अधिनियम, जो कि 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है वो लॉफुल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप लोग देखते हैं, हम देखते हैं नॉर्मली होता भी है क्या कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना जो है एक अपराध की कैटेगरी में आता है। बीएनएस के सेक्शन 88 से 92 तक इसको चैप्टर 5 के अंतर्गत जो है ऑफेंस माना गया है। बट अगर इस अधिनियम में दी हुई जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रक्रिया है, जो स्थिति है, जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सब में अगर टर्मिनेशन कराया जाएगा तो वैलिड माना जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अधिनियम की। राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको मिली है 10 अगस्त 1971 को और यह लागू हो गया 1 अप्रैल 1972 से अधिनियम होल ऑफ इंडिया में लागू हो गया। कुल सेक्शन इसमें 8 हैं, बहुत ही कम सेक्शंस हैं, ज़्यादा सेक्शन इसके अंतर्गत नहीं है। इस अधिनियम को बनाने का देखिए उद्देश्य क्या है कि केवल कुछ ही गर्भों का समापन करना, कुछ गर्भों यानी कि कतिपय गर्भों का सर्टेन प्रेगनेंसीज का टर्मिनेशन जो है यहाँ पर वैलिड माना गया। और करेगा कौन? रजिस्ट्री का चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा किया जाना ही वैलिड बताया गया, अदर पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी सर्टेन प्रेगनेंसीज होंगी वो आगे अधिनियम में आप लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशन क्लोज है। मेनली इसमें आपकी 5 डेफिनेशन थी, जो छठी डेफिनेशन है डबल ए वाली, ये 2002 के संशोधन के द्वारा यहाँ पर ऐड की गई है। 2A में जो इसमें यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है किसको? गार्जियन को। गार्जियन किसके होते हैं? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति वयस्क है और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका तो मोस्टली गार्जियन होगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद अपने गार्जियन की देखरेख करेगा। बट यहाँ पर 2 लोगों को गार्जियन की आवश्यकता होती है, एक तो अवयस्क को और एक मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होगा। तो अवयस्क को देखिए यहाँ पर 2C में डिफाइन किया गया है कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में जो मेजोरिटी की एज दी हुई है वो अभी उसने प्राप्त नहीं की है। दूसरा, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो 2B में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये वो व्यक्ति होगा जो मानसिक मंदता से भिन्न होगा। मतलब कहने का क्या है कि ऐसे नहीं कि व्यक्ति बिल्कुल जड़ है, जन्म से ही जड़ है, नहीं, किसी मानसिक विकार के कारण उसकी मेंटल स्थिति ऐसी हो गई है या जो परिस्थितियां उसके साथ घटित हो रही हैं उनके रहते उसकी स्थिति ऐसी हो गई, वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति माना जाएगा। तो उसके शरीर की देखरेख करने वाला जो पर्सन होगा वो संरक्षक माना जाएगा। यहाँ पर जो 2002 में जो डबल ए जो जोड़ा गया है डेफिनेशन क्लोज, इसमें मेडिकल बोर्ड को परिभाषित किया गया। बट क्या लिखा गया है कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2C के अंतर्गत जो बोर्ड है वही चिकित्सा बोर्ड यानी कि मेडिकल बोर्ड माना जाएगा। 2B में हम देख चुके हैं कि मेंटली इल जो पर्सन होगा, 2C में जो माइनर होगा, और 2D में देखिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन किया गया है, कौन व्यक्ति माना जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी एबिलिटी दी हुई है, ये एबिलिटी होंगी तभी वो व्यक्ति रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में आएगा और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर वो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करेगा तो वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में जो उसकी एबिलिटी दी हुई है उन्हें प्राप्त करता हो, राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हो और वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो और प्रसूति विज्ञान में अनुभव और प्रशिक्षण रखता हो। ये चीज़ें क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें रखेगा तभी वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2E जो बात करता है कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किस प्रोसीजर से किया जाएगा, तो प्रोसीजर यहाँ पर 2 ही है। इन 2 प्रोसीजर से करने पर ही टर्मिनेशन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फर्स्ट है कि मेडिकल मेथड और दूसरा है सर्जिकल मेथड, यानी कि चिकित्सकीय या शल्य चिकित्सक पद्धति प्रोसीजर से क्या हुआ टर्मिनेशन ही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो ये थी यहाँ पर 6 डेफिनेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3 की, जो कि हम कह सकते हैं इस अधिनियम की रीढ़ की हड्डी, इसको हम मान सकते हैं। तो ये सही है, सेक्शन हमको बताएगा कि कब किया जा सकता है। तो सबसे पहले बता दें कि सेक्शन 3 में जो प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ टर्मिनेशन अपराध नहीं माना जाएगा, जिसको कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहा है। आई होप सभी लोग बैरक रख के बैठे होंगे, नहीं बैठे हैं तो कृपा करके अपना बैरक ले लीजिए एंड पेन भी ले लीजिए और सभी साथ के साथ आप नोट करते चलेगा, अंडरलाइन करते चलेगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ठीक है, तो इस अधिनियम में जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दी हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करता है तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं जाएगा उसका। सबसे पहले देखते हैं ये ड्यूरेशन की कितनी ड्यूरेशन के अंतर्गत किया गया जो टर्मिनेशन है, यानी कि कितनी ड्यूरेशन के अंतर्गत टर्मिनेशन यहाँ पर करने की बात की गई और साथ ही साथ किस व्यक्ति की यानी कि किस रजिस्ट्री का मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन से किया जा सकता है। देखिए, अगर समयावधि जो है वो 20 सप्ताह है तो केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर काफ़ी है। अगर 24 सप्ताह है, अगर 20 सप्ताह तो देखिए एक ही काफ़ी है। अगर 24 सप्ताह है तो 2 की ओपिनियन होनी ज़रूरी है, यानी कि अगर गर्भावस्था की जो समयावधि है वो 24 सप्ताह है
तो 2 रजिस्ट्री का चिकित्सा व्यवसाय होने चाहिए, और अगर 24 सप्ताह से अधिक है तो फिर चिकित्सा बोर्ड का गठन करने के बाद उसकी ओपिनियन से ही उस महिला की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाएगा। बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भ्रूण होता है उसमें अप्रसामान्यता होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मल नहीं हो सकता, मतलब उसकी स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। 3 तो कंडीशन है। ठीक है, पहली 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 24 सप्ताह से अधिक, यानी कि 24 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी का भी टर्मिनेशन कराया जा सकता है। बट कब? जब भ्रूण अप्रसामान्य हो, लग रहा है कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, आने के बाद उसका इस दुनिया में आना या नहीं आना एक समान है, यानी कि उसकी ज़िंदगी बेकार जाएगी और साथ ही उसके पेरेंट्स भी हमेशा देखकर उसको परेशान होंगे, उनको मानसिक शारीरिक रूप से क्षति होगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि देखिए, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो चीज़ें हैं गुड फेथ में की जाएंगी, यानी कि गुड फेथ में वो ओपिनियन दे रहे हैं अपनी, यानी कि किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से नहीं दे रहे, गुड फेथ में ओपिनियन दे रहे कि हाँ ऐसा करना ज़रूरी है। अब देखते हैं गर्भवती स्त्री के, यानी कि वो उन लोगों की ओपिनियन क्या है, कैसे ओपिनियन बना रहे हैं कि 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या 24 सप्ताह से अधिक ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी ओपिनियन बना रहे हैं, क्या ग्राउंड देखते हुए बना रहे हैं। तो ग्राउंड क्या है कि अगर टर्मिनेशन नहीं किया गया तो उस महिला के जीवन को खतरा हो सकता है, या उसको मानसिक या शारीरिक रूप से उसके स्वास्थ्य को क्षति हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति को, एक बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, ठीक है, 2 बच्चे काफ़ी हैं, हम 2 हमारे तो सिंपल आप देखते हैं ये पढ़ना चलता है। बट आपको लग रहा है कि 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, फिर भी है, तो आप कैसे उसको एक अच्छी परवरिश दे पाएंगे, कैसे आप उसको एक अच्छा सब एजुकेटेड पर्सन बना पाएंगे? नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह उस महिला की मानसिक स्थिति को इफेक्ट करे और साथ ही साथ उसके शरीर को भी प्रभावित करा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। क्योंकि बच्चा होने का मतलब है कि एक महिला का रीबर्थ होना, एंड इसी कंडीशन में 2 पहले से ही आप तीसरा कर रहे हो, फिर 3 या चौथा कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आप समझ रहे हो कि कितनी बार वो जन्म ले रही है बार बार। इस सिचुएशन को केवल महिला समझ सकती है। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। नेक्स्ट है, यदि बच्चे ने जन्म लिया तो वह गंभीर रूप से मानसिक या शारीरिक क्षति का शिकार होगा। अब यहाँ पर बच्चे की बात की गई है, किसकी बात की? जैसे हमने आपको भी बताया था, भ्रूण अप्रसामान्यता 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ का टर्मिनेशन इस स्थिति में किया जा सकता है। फिर यहाँ पर तो थी मेन ग्राउंड्स, उसके साथ ही आप देखेंगे कि जो सेक्शन 3 है, इसके सबसेक्शन 2 में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि ये काम करने के बाद भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि प्रेगनेंसी रह गई, तो उस कंडीशन में भी किया जा सकता है। ऊपर वाले 2 ग्राउंड तो बिल्कुल देखिए नॉर्मली हैं ही। ठीक है, क्या कि स्त्री के जीवन को खतरा हो सकता है, उससे शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति हो सकती है, या फिर बच्चे ने अगर जन्म लिया तो उसको भी कंडीशन हो सकती है कि मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, यानी कि होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि गर्भावस्था को रोकने के लिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप। फर्स्ट ये बात करता है इसका कि गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किया गया जो मेथड था उसमें वो असफल हो गए। कोई भी महिला उसका जो पार्टनर होगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2021 के अंतर्गत। यहाँ पर पहले क्या था, विवाहित शब्द इंक्लूड था। यह अधिनियम केवल किसकी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को वैलिड मानता था कि जो विवाहित होंगे। ठीक है, यानी कि विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की सीमित संख्या रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई पद्धति असफल हो गई, और फिर लग रहा है कि वो महिला जो है मानसिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती है, ऐसी चीज़ें थी। बट यहाँ पर 2021 में इस शब्द को स्त्री और भागीदार इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति हैं ना, रहने वाली महिलाएं हैं, उनको भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करने का राइट दिया गया है। और ये है केस, हम आपको बता दें, आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ये केस है एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2022 का बहुत ही लीडिंग केस था ये सुप्रीम कोर्ट का। एक बार फिर हम केस का नाम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 का लीडिंग केस था, जिसके द्वारा ये यहाँ पर ये जो ड्यूरेशन भी इंक्लूड की गई थी कि 24 सप्ताह में जो मतलब आपकी होती हैं लिव इन में रहने वाली महिलाएं, वो भी क्या करा सकती हैं, टर्मिनेशन करा सकती हैं प्रेगनेंसी का। उससे पहले नहीं था। अगर उनको देखिए हमने ऐड किया हुआ 2021, क्योंकि अगर लग रहा है कि उनको क्या होगा, मन संताप होगा, वही कि मानसिक रूप से उनको
क्षतिकारित हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, आप इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि अगर वो जो गर्भावस्था है वो बलात्संग की स्थिति के कारण हुई है, रेप की स्थिति के कारण हुई है, और ऐसी स्थिति में अगर बच्चा हुआ तो महिला मानसिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में उस बच्चे को देख के हमेशा उसे अपने साथ हुई जो चीज़ें हैं उनका एहसास होता रहेगा। देखिए कुछ ही कंडीशंस में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो। तो ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखने होंगे। अब हम बात करते हैं मेडिकल बोर्ड की, जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वहाँ पर हमने आपको इसलिए बताया था कि ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कितनी के अकॉर्डिंग किसकी गुड फेथ में ओपिनियन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चिकित्सा बोर्ड का गठन, किस किस को मिलाकर चिकित्सा बोर्ड बनेगा अगर वो 24 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अपनी राय देता है। तो सबसे पहले वो स्त्री रोग विज्ञानी होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसमें इस बोर्ड के अंतर्गत कौन होना चाहिए, तो स्त्री रोग विज्ञानी होना चाहिए, इनके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। बाल रोग विज्ञानी होना चाहिए, पेडियाट्रिशियन होना चाहिए, ठीक है, नंबर 2 पे। और तीसरा जो आपके होते हैं प्रास्राव्य विज्ञान के जो सोनोग्राफिक होते हैं आपके, सोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी। तो मोस्टली ये 3 व्यक्ति हो गए आपके, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, पेडियाट्रिशियन हो गए, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट हो गए। और इसके बाद अदर वो सदस्य हो सकते हैं जिनको जो है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में उनको नोटिफाइड किया जाए, वो पर्सन भी अदर पर्सन, वो व्यक्ति भी अदर पर्सन की कैटेगरी में आकर चिकित्सा बोर्ड के गठन में मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद देखिए होता क्या है कि किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए ओपिनियन उस महिला की कंसेंट लेनी ज़रूरी होती है। जितनी भी स्थितियां हमने देखी हैं, चाहे कितनी भी स्थिति हो, कितनी भी अबनॉर्मलिटीज़ हो, कितने भी जीवन को खतरा हो, फिर भी उस महिला की कंसेंट ली जाएगी। बट देखिए नॉर्मली है तो उस महिला की कंसेंट काफ़ी है, लेकिन अगर लग रहा है कि महिला 18 वर्ष से कम की, उसने भी 18 साल की एज पूरी नहीं की थी, या फिर वो कैसी है 18 साल से तो अधिक है बट वो मानसिक रूप से बीमार है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था मानसिक रूप से बीमार, इनके 2B में जो परिभाषित किया गया था। तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की तरफ से किसकी कंसेंट ली जाएगी, तो उसका जो उनका जो गार्जियन होगा, गार्जियन 2A में जिसको डिफाइन किया गया था, उसकी रिटन कंसेंट से जो है यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जाएगा। तो ये आई होप सेक्शन 3 जो हमने आपको बताया था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अधिनियम का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्यूरेशन याद रखनी है 20 सप्ताह तो एक RMP का, यानी कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, अगर 24 सप्ताह है तो 2 की, और अगर 24 सप्ताह से अधिक है तो फिर मेडिकल बोर्ड, जिसकी अभी हमने आपको बात की थी कि कौन कौन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, इनकी परमिशन से ही लिया जाएगा। और इसमें 2021 में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था कि इसका नाम हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आइए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 4 की। नेक्स्ट सेक्शन 4 में यहाँ पर बताया गया है प्लेस, गर्भ का समापन आप किस स्थान पर कर सकते हो। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इस अधिनियम में दी हुई कंडीशंस, दी हुई स्थितियों के अकॉर्डिंग रहकर ही टर्मिनेशन कराओगे तो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। तो जिन प्लेस को इस अधिनियम में खोला गया है उन स्थानों पर किया हुआ टर्मिनेशन ही वैलिड माना जाएगा। या तो वो कैसा अस्पताल होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सरकारी अस्पताल, या फिर क्या है अर्ध सरकारी यानी कि आधा गवर्नमेंट और आधा निजी, ठीक है, या तो सरकार द्वारा या स्थापित है या फिर कोई पोषित अस्पताल, यानी कि उसको आधा पैसा, यानी कि पता चला कि 50% गवर्नमेंट का, 49% जो है किसी अलग पर्सन का, ऐसी कंडीशन में होना चाहिए। या ऐसे स्थान पर भी किया जा सकता है जो स्थान सरकार ने या जिला स्तर समिति ने जिस स्थान को अप्रूवल दी हुई है उस जगह पर भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले वो अस्पताल जो सरकार द्वारा स्थापित हो, सरकार द्वारा पोषित हो, या फिर वो स्थान जिसको अप्रूवल किया हो टर्मिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने या फिर जिला स्तर समिति ने। देखिए जिला स्तर समिति में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 मेंबर होंगे, लेकिन अध्यक्ष सहित होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन होगा इस यहाँ का, देखिए अध्यक्ष जो होगा जिला स्तर समिति का वो होगा CMO या फिर DHO यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होगा। उसके बाद है सेक्शन 5 ने बात की गई है कि सेक्शन 3 और 4 लागू नहीं होंगे, कब, जब गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो। सेक्शन 5 आप लोग अपने बैरक में खोलेंगे तो पाएंगे कि उसमें सिंपल लिखा हुआ है भाई कि सेक्शन 3 और 4 में दी हुई कंडीशंस, यानी कि सेक्शन 3 में जो परिस्थितियाँ, सेक्शन 4 में जो प्लेस है उसको अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जब लग रहा है कि भाई अगर ये लंबा प्रोसीजर अपनाए तो महिला के जीवन को खतरा हो सकता है, अगर महिला ही नहीं रहेगी तो इन सारे प्रोसीजर को अपनाने का क्या फ़ायदा, ऐसी कंडीशन में किया जा सकता है। ये तो इसका सबसेक्शन 1 बता रहा है सेक्शन 5 का। बट वहीं दूसरी बात सेक्शन 5 अब ये भी कह रहा है कि भाई अगर आप
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हो, भाई वो तो एक एक्सेप्शन की बात कर दी इसने कि अगर ज़रूरी है बचाना तो आप फॉलो नहीं करो, कोई बात नहीं है। बट अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आप फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप जो है रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय नहीं हो और फिर भी टर्मिनेशन कर रहे हो प्रेगनेंसी का, तो 2 से 7 साल तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है। और सेक्शन 4 का उल्लंघन कर रहे हो तो भी 2 से 7 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि सेक्शन 3 का, ये सेक्शन 3 हो गया और ये सेक्शन 4 हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में इनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है और ये दोनों बताते हैं अगर इनका उल्लंघन किया तो इतना कारावास है। सिंपल बता दें, इस अधिनियम के अंतर्गत कारावास लर्न करना बहुत ईजी है क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो है 2 से 7 साल तक का कठोर इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर बात की गई है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 5A, जो बताता है कि निस्ता, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिस महिला की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हुआ है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे, आपने उसकी प्राइवेसी को खोला तो 1 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। और यानी कि प्रकटीकरण से संरक्षण रखना, इस प्रकार की स्थिति जो होती है महिला के साथ, कोई भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन में उनकी जो प्राइवेसी है उसको गुप्त रखना चाहिए, प्रकटन से सुरक्षित रखना चाहिए। 228A IPC कहता था, बट अब आप कहाँ देखेंगे, BNS के सेक्शन 72 के अंतर्गत आप इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 5 और 6 दोनों में ही मेकिंग ऑफ रूल बनाने की पावर की बात की गई है, जो कि केंद्र सरकार को सेक्शन 6 में है और स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 7 के अंतर्गत, यानी कि 6 में केंद्र सरकार और 7 में राज्य सरकार जो है वो नियम बना सकती है इस अधिनियम से संबंधित और भी एक्स्ट्रा रूल रेगुलेशंस की अगर उसका आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है इस अधिनियम का कि प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन दी हुई है यहाँ पर, ये जो पूरा प्रोसीजर इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है। सबसे पहले सेक्शन 3 में वैसे हमने ये बात बता दी थी कि वो किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, फिर भी सेक्शन 8 ने एक बात कह दी है कि गुड फेथ, ध्यान रखिएगा कि ये पूरा जो प्रोसीजर किया जा रहा है गुड फेथ के अंदर किया जा रहा है, उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, किसी लालच के पैसे के चलते वो RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई सूट या अदर लीगल प्रोसीजर नहीं चलाया जा सकता। आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।